नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यू इंडियन। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज का मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी। क्या भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी बैन करने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल जो है वो लाने वाली है। तो क्या ये पूरी तरीके से बैन होगी? क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये एक डिजिटल करेंसी है जो पैसे और रुपए की तरह आपके वॉलेट में या आप लॉकर में से नहीं रख सकते। ये डिजिटल फॉर्म में ही होती है। हाँ, आप इससे सामान और चीजें जरूर खरीद सकते हैं, बहुत ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं, लेकिन रुपए की तरह आप इसको अपनी जेब में नहीं रख सकते, ना आप इसे लॉकर में रख सकते हैं। अब इसे बैन करने की बात क्यों उठ रही है, जबकि भारत में अगर बात करें तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश क्रिप्टो करेंसी में हुआ है और 10 करोड़ के लगभग लोग बताए जाते हैं जो इस कारोबार से या निवेश कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में कर चुके हैं। बावजूद इसके क्रिप्टो करेंसी बैन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मोनिका जसूजा फिनटेक एंड पेमेंट्स की एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुकी हैं काशिफ रजा जो कि बिट इनिंग के फाउंडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, thank you very much. Thank you very much, Shweta, and Monica ji, thank you very much. काशिफ, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करूंगी क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे ये क्रिप्टो करेंसी फंक्शन कैसे करती है। एक बिटकॉइन की कीमत जो 75 पैसे हुआ करती थी 2009-10 की बात करें तो वो आज जब ये खबर आई है डाउन हुआ है मार्केट, बावजूद इसके 42 लाख के करीब है। हाँ, तो श्वेता, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो श्वेता, जो क्रिप्टो करेंसीज का जो कारोबार है वो ग्लोबल है, वो कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, राइट? क्योंकि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप के बारे में आपको बताऊं तो $3 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। और अगर मैं सिर्फ अकेले बिटकॉइन की बात बताऊं तो $1 ट्रिलियन है। अब ये कितना बड़ा है, इसको इस बात से आप समझिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है एप्पल, वो $2 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैप है। तो आप ये लेके चलो कि एक एप्पल और आधी माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप क्लब करोगे तो जाके आप क्रिप्टो की मार्केट कैप को टच कर पाओगे। और आपको ये बात जानना जरूरी है कि जो क्रिप्टो की मार्केट कैप है ये पिछले सिर्फ 8-10 सालों में इतना बड़ा मार्केट कैप हो चुका है। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है और किस तरीके से क्यों इसकी कीमत इतनी बढ़ती जा रही है। देखिए श्वेता, इस बात को समझिए कि जो सबसे पहली जो क्रिप्टो थी, राइट, जो सबसे पहले जो करेंसी जो इन्वॉल्व हुई थी वो बिटकॉइन आया था सीन पे, ठीक है। और ये 2008 में आया। तो क्योंकि इसके पीछे पूरी हिस्ट्री, आपको एवोल्यूशन ऑफ मनी को समझना होता है अगर आपको बिटकॉइन को समझना, लेकिन फिर भी मैं इसको संक्षिप्त फॉर्म में बताऊं। श्वेता, जब भी हमारी ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करी, जब हम पुराने जमाने में जब हम एक जानवर से इंसान के रूप हमने जब लिया, एक चीज कॉमन थी हमारे हर स्टेज में, हम ना बेहतर चीज को पाने की हमारी इच्छा थी। तो पहले हम स्टोन एज में आए, फिर हमने फायर, फिर स्टील, हाइड्रोलिक, मोबाइल, इंटरनेट, जहाज बनाना। हमारी ये हमेशा से प्रोग्रेस रही कि हमने पहले एक चीजों को इवॉल्व करना सीखा। तो हम लोग इसी तरीके से जब आपस में ट्रांजैक्शन करते थे तो बार्टर सिस्टम करते थे कि मेरे पास बकरी है, आपके पास सेब है, मुझे सेब खाने तो मुझे आपको बकरी देनी है। बट उसमें इशू ये होता था कि अगर मुझे सेब खाने लेकिन सामने वाले को बकरी नहीं चाहिए, फिर मैं क्या करूं? फिर मैं पूरे गांव में ढूंढता था कि यार बकरी किसको चाहिए, है ना? तो ये बार्टर सिस्टम के बहुत चैलेंज थे। तो इसी वजह से मैंने कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट एज अ मनी को यूज करना शुरू करा, जिसमें मैं समुद्र की सिप्पियों को यूज करता था, पत्थर को यूज करता था, और फिर मैं मोर के पंख को यूज करता था, हाथी के दांत को, सिगरेट को, अल्कोहल भी एक जमाने में करेंसी हुआ करती थी। तो ये धीरे धीरे मुझे जब गोल्ड का पता लगा, तो गोल्ड काफी लंबे समय तक पूरी दुनिया में एज अ करेंसी, एज अ एसेट यूज हो रहा था, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको काफी सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और उसके बदले में चीजों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। अगर यूएस गोल्ड, डिजिटल गोल्ड 1996 में आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ था, 2008 में उसे बैन किया गया था। राइट, तो नहीं, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड बैन तो कभी नहीं हुआ, लेकिन गोल्ड का ये हुआ कि डिजिटल गोल्ड के पीछे काफी सारी एप्रीहेंशंस रही हैं सरकारों की, बाय द वे। लेकिन हम जैसे अब देख रहे हैं कि सारी सरकारें कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि गोल्ड के ऊपर से डिपेंडेंस खत्म करना चाह रही हैं। क्योंकि जब गोल्ड को हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे भारत सरकार भी जब गोल्ड को इंपोर्ट करती है तो फॉरेक्स एक्सचेंज खत्म होता है, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज को स्पेंड करना होता है गोल्ड को लाने के लिए। तो सरकार का, इंडिया का काफी बड़ा ये इनफैक्ट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी तरीके से डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करें, क्योंकि जब हम फिजिकल गोल्ड को मंगाते हैं तो हमारा
फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो खत्म होते हैं, राइट? खत्म होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि इस प्रोग्रेस की वजह से बिटकॉइन सबसे पहले इजाद हुआ। तो 2008 में बिटकॉइन से पहले दुनिया क्या थी कि जब भी मुझे किसी को अगर मॉनेटरी वैल्यू ट्रांसफर करनी है, मतलब एक ज्योग्राफिक एरिया से किसी दूसरी जगह पे अगर मुझे पैसे को भेजना है, तो मुझे एक सेंट्रल अथॉरिटी की, एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती थी, परमिशन जिसपे लेने जिसपे मैं नहीं, परमिशन नहीं, मेरी जरूरत ही वो पूरी कर सकता था। क्योंकि अगर मैं आपको नहीं जानता, एक्सचेंज करने के लिए आपको हाँ वो उन तक पहुंचना ही होगा, तभी हाँ, आप वो एक्सचेंज कर पाएंगे। एक्सचेंज कर पाएंगे। क्योंकि जी। अगर मैं श्वेता को नहीं जानता और श्वेता मुझे नहीं जानती, लेकिन हम दोनों को के बीच में एक आदमी आया, उसने बोला मैं दोनों को जानता हूं, मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये रोल को बखूबी निभाया इतने सालों तक वीजा ने, मास्टर कार्ड ने, और जो बैंकिंग सेक्टर था उसने ये इवॉल्व हुआ। अंडरस्टूड। लेकिन 2008 के बाद पहली बार बिटकॉइन ने ये पॉसिबल करके दिखाया कि एक जगह से आप वैल्यू को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई किए। और ऐसी बात नहीं है कि बिटकॉइन एक अचानक इवॉल्व हो गया। बिटकॉइन से पहले ये एक अटेम्प्ट 30 साल तक अलग अलग लोगों ने करी। अलग अलग लोगों ने ये कोशिश करी कि किस तरीके से इंटरनेट के ऊपर वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई किए। जस्ट दैट के सतोशी नाकामोटो इसमें सक्सेसफुल हुए पहली बार 2008 में अपने एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट ही था जो सक्सेसफुल हुआ, जिसके अंदर एक जगह से वैल्यू को आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी जगह पे बिना किसी थर्ड पार्टी पे रिलायंस किए। क्योंकि थर्ड पार्टी का काम क्या है, अगर आप इसको इस तरीके से समझिए, एक बैंक का काम यही तो है कि मेरी एंट्री को डेबिट करना और श्वेता के अकाउंट को क्रेडिट करना। क्रेडिट इस करना। इस डेबिट क्रेडिट को करने के लिए वो बहुत बड़ी फीस चार्ज करते हैं। और हमने देखा है कि वीजा और मास्टर कार्ड दुनिया की इतने सालों से वो दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर को रूल कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज के दो लोग आपस में ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं श्वेता, अगर आप मुझे अलाउ करो। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे 80 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस आता है। हमारे भारतीय नागरिक बाहर जाके मेहनत करते हैं, अपने घर में वो जब बेचारे पैसे भेजना चाहते हैं तो 80 बिलियन यूएस डॉलर वो इंडिया में भेजते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पैसे भेजने के लिए वीजा और मास्टर कार्ड जैसी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो वो करीबन 8 से 10% जो है इन कंपनीज को दे देते हैं। तो सोचो 8 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमारे भारतीय बेचारे अपने घर में और पैसे यही भेजने की बजाय इजी इनको हो भेज रहे हैं। जाएगा कि हम बिना वीजा या इस मास्टर कार्ड के हम बिटकॉइन के थ्रू अगर करते हैं, अगर तो ये करते हैं इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि इजी वे थर्ड में हो पार्टी जाएगा। इन्वॉल्व नहीं है। हाँ। लेकिन जब इसके इतने फायदे आप हम्म, काशिफ गिना रहे हैं, तो मोनिका हम्म। आपसे समझना चाहूंगी, बैंक की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? बहुत दिनों से फंक्शन कर रहा है, बड़ा कारोबार इसने सेट कर रखा है, 10 करोड़ के लगभग लोग बताए जा रहे भारत में निवेश कर रहे हैं, फिर बैंक की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? श्वेता, बैन से ज़्यादा यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है, बिकॉज एक्चुअली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर चीज़ जो हम पेमेंट सिस्टम्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो सब रेगुलेटेड होते हैं, और जो भी एंटिटी रेगुलेटेड नहीं है वो अंडर द परव्यू ऑफ द आरबीआई नहीं आती है। अब आरबीआई एज एन अथॉरिटी, एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, रिस्पॉन्सिबल है हमारे 1.5 करोड़ के करीब या 1.3 बिलियन लोगों के वेलफेयर के बारे में। अगर ऐसी कोई चीज ऑपरेट कर रही है जो रेगुलेटरी परमिट के बाहर है, विच मीन्स ओवरसाइट नहीं है, इसका मतलब आज मैं और काशिफ जैसे हैं और हम लोग एक्सचेंज में कुछ पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके बारे में आरबीआई को अभी कोई भी सूचना नहीं है। अब जब हम लोग इंडिया में ऑपरेट करते हैं तो हमारी हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं, वो प्रीव्यू में आती है। जीएसटी के कारण इतना भी हमें पता है गवर्नमेंट को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज खरीद रहे हैं। बिटकॉइन रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको रेगुलेटरी परव्यू में लाने के लिए पहला अटेम्प्ट किया गया है। सेकंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इंडिया के लिए नहीं है, कोई भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा, चाहे वो यूपीआई ही हो, चाहे वो वीजा मास्टर कार्ड रेल्स हो, चाहे वो रुपे हो, सारा कुछ रेगुलेटेड रहता है, ताकि हम जैसे लोग, जो मैं और आप हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कंज्यूमर्स हैं, अभी काशिफ हैं, अगर आज आपका पैसा नहीं पहुंचता है और आपने अटेम्प्ट किया काशिफ को पैसा पहुंचाने के लिए, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे? आप अभी भी ऑम्बड्समैन को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो ये टिपिकली सेंट्रल बैंक्स हमेशा ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी परव्यू में जो कंज्यूमर्स हैं, जो इशुअर्स हैं, विच इज बैंक्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उन सबका ध्यान रखा जाए। अभी क्या है कि बिटकॉइन की ही हम बात कर रहे हैं। बिटकॉइन जैसे काशिफ एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि बहुत सारी करेंसीज ऑपरेट करती हैं
करेक्ट, जिनको हम लोग प्राइवेट कह रहे हैं अकॉर्डिंग, अगर मैं गवर्नमेंट की भाषा समझूं, और इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट है, इसका मतलब जो समझाएंगे अभी हम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि हम लोग क्या करें। अब कल को श्वेता को कोई कंप्लेन है तो वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकती बोलने के लिए, लेकिन और वो काशिफ को अगर बोलेंगी तो काशिफ बोलेंगे भाई, मतलब अगर वो बैड एक्टर इन द सिस्टम है तो वो चाहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो हमें ये समझना है कि ये बिल क्यों आ रहा कानून है। के दायरे में, जो मुझे समझ में आ रहा है मोनिका जी, कानून के दायरे में लाने के लिए रेगुलेशन की बात हो बिल्कुल। रही है। लेकिन रेगुलेशन के साथ साथ हम बात करें कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन काशिफ बैन की भी बात आ रही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा, कुछ को छूट दी जा सकती है। ये क्या है? हाँ, तो श्वेता इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि देखिए गवर्नमेंट का जो किसी भी गवर्नमेंट का या रेगुलेटर का कंसर्न, सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का रोल और रेगुलेटर का रोल ये होता है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इन्वेस्टर को नुकसान ना पहुंचे। जो हमारे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उसमें पैसे के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एसेट के अंदर, तो ऑब्वियसली किसी भी स्टेट के हेड का ये एक रोल है। उसको पब्लिक ने इसीलिए चुना है कि क्या गलत है और क्या सही है, उसके अराउंड एक फ्रेमवर्क बनाना, एक डायरेक्शंस को क्रिएट करना। तो गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है, आरबीआई अपना काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि जो वर्ड करेंसी है ना, हम इसको क्रिप्टो करेंसी जब बोलते हैं, इस करेंसी वर्ड से प्रॉब्लम है। और ये करेंसी वर्ड से प्रॉब्लम इसलिए गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को ही नहीं है, पूरी दुनिया में करेंसी का जो काम है, इशू करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है, उस सॉवरेन हेड का होता है, उस देश की गवर्नमेंट का ये राइट होता है उस करेंसी को चलाना, उसे ऑपरेट करना। अगर सपोज करिए गवर्नमेंट हर एक को बोल दे अपनी करेंसी प्रिंट करने के लिए, तो क्या होगा? अलग अलग लोग अपने अपने गली मोहल्लों में करेंसी प्रिंट करने लग जाएंगे, फिर ऑब्वियसली पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी और कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरा ढह जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो करेंसी जो यूजेज है, जो यूटिलिटी है, वो सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है डिजिटल एसेट्स का, राइट? अगर इसी को मैं क्रिप्टो एसेट्स बोलूं तो साउंड अच्छा करता है, फिनटेक एसेट बोलूं या फाइनेंशियल एसेट बोलूं तो आप कंफर्टेबल फील करते हो। लेकिन जब मैं बोलता हूँ क्रिप्टो करेंसी, तो आपको लगता है अरे यार ये करेंसी कहीं ये कुछ फिशी तो नहीं है, करेंसी का काम तो सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। तो बिल्कुल। बेसिकली इस वर्ड ने बहुत प्रॉब्लम करी है। अगर मैं आपको इसको एसेट की तरह अगर यूटिलिटी बताऊं, तो करेंसी एक वन ऑफ द यूज केस है। इसके जो बाकी यूज केस है, इसको एज अ यूटिलिटी यूज किया जा सकता है, ये इसको एज अ सिक्योरिटीज यूज हो सकता है, ये एज अ पेमेंट्स यूज हो सकता है और एज अ कमोडिटी यूज हो सकता टर्म है। में काशिफ, मैं मान लूं कि टर्म में चेंज हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी की जगह कुछ और नाम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बैन की बात आ रही है तो क्या ऐसा है? क्योंकि ऐसे कई क्रिप्टो कॉइन्स हैं, तो क्या कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला या कुछ चीजें सामने आई हैं? बैन की बात क्यों उठ रही है कि कुछ हाँ। प्राइवेट, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि मोनिका भी यही बात कर रही है, मैंने भी जहां जहां देखा यही चीज है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन होगी। आरबीआई भविष्य में अपनी क्रिप्टो करेंसी, मतलब आरबीआई की तरफ से इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये डिफरेंस समझना चाहूंगी कि कुछ को बैन और आरबीआई खुद भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो क्यों? हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है, जो गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि जो भी डिजिटल एसेट जिसको गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, वो प्राइवेट है। और चाहे वो फिर बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या 10,500 क्रिप्टो करेंसीज हैं आज की डेट में, तो जिसको भी गवर्नमेंट की मान्यता नहीं है वो प्राइवेट हो गई। और जिसको गवर्नमेंट की मान्यता है वो उसको हम कहेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझ में आ गया। ये अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए। अब क्रिप्टो के जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक इंडस्ट्री प्रोग्रेस करी और इसकी यूटिलिटी है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसको डिराइव करके अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाह रही है। सो बेसिकली जो क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके अपना एक क्रिप्टो लॉन्च करना चाह रही है, जिसके जो उसके जो नागरिक हैं, हम जो भारतीय नागरिक हैं, वो उसको यूज कर सकेंगे और हमारा डायरेक्ट रिलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब ये जो क्रिप्टो करेंसी से पीयर टू पीयर चलती है, तो मेरा डायरेक्ट वॉलेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रिलेशन हो जाएगा, मेरे को कमर्शियल बैंक के थ्रू जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट? सो अब इसको इसकी जो मोडालिटीज हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में
सारे देश रिसर्च कर रहे हैं, किसी ने भी अभी तक अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं करी है। अगर भारत ये इसी करता है तो ऑब्वियसली भारत पहला 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 ऐसा देश होगा। बिल्कुल, और मुझे फॉर इस लगता है कि एग्जांपल। सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तैयारी ज़रूर होगी, क्योंकि ये बहुत दिनों से हाँ, बात सामने आ रही है कि आरबीआई हो सकता है कि भविष्य में अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करे। लेकिन लेकिन मोनिका लेकिन लेकिन मैं एक जी, चीज ऐड करना चाहूंगा, इफ यू जी, कैन जी, जी। अलाउ मी। देखिए, अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के भी फायदे हैं, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, लेकिन जो ओपन ब्लॉकचेन्स हैं, जो जो प्लेटफॉर्म जिस पे बिटकॉइन और इथेरियम बन रहे हैं, जो ग्लोबल, ऑलरेडी वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अगर यस। हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को अलाउ नहीं करेंगे तो बेसिकली हम अपने आप को एलियनेट कर देंगे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म से। आप इसको इस तरीके से समझिए तो कि मे एक बी जब शॉपिंग। बिल इंट्रोड्यूस हो काशिफ, तो बहुत चीजें क्लियर हो सकता है कि कुछ बिटकॉइन को जो इजाजत एग्जैक्टली। की बात सामने आ रही है, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे ही उनको रेगुलराइज करके, क्योंकि अभी पूरी तरीके से बिल सबके सामने नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि व्हाट इज द फर्दर प्लान। मोनिका, इस फैसले का, क्योंकि जब से ये खबर मार्केट में आई 30% के लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, कह रहे कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डाउन हो गया, कितना असर भारत पर देखने को मिलेगा? मैम, अगर ये सच है कि 15 मिलियन या 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, तो उन पे असर पड़ रहा है क्योंकि वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जा रहे हैं। अभी बहुत सारा बातचीत चल रही है ट्विटर के ऊपर, बाकी जगह, कि आप बेचें मत। जैसे स्टॉक मार्केट गिरता है तो आप नहीं बेचते हैं, वैसे ही इस टाइम पे है। क्योंकि जो बैन आता है, बैन का मतलब बैन नहीं होगा, आई एम श्योर। जैसे काफ़ी, बाय द वे, यस। द ओनली प्रेसिडेंट जो हमारे पास इस केस में है, वो हमारे पास प्रीवियस पेमेंट्स के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स रह चुके हैं जहां गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन नहीं बनाया है। कुछ कंपनीज को बोला कि आप यहाँ पे ऑपरेट ना करिए, लेकिन इसका मतलब होता है कुछ टाइम दिया जाता है। उस टाइम में अगर आप कंप्लाई कर पाते हैं हमारी रेगुलेशन से, तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ऑपरेट। और अगर नहीं ऑपरेट कर पाएंगे तो किसी भी कंज्यूमर या मर्चेंट या किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उसके भी इसका अगर आप तोड़ निकालना चाहें तो ये हो सकता है कि कुछ चीजें बैन हो जाए, तो आपके पास इतना समय है, आप इनको बेचिए, या आप इनके ऊपर टैक्स दीजिए, या आप इसको बिल्कुल किसी फॉरेन कंट्री में ले जाइए और हमें बता दीजिए। मतलब बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आ सकती हैं। मेरे हिसाब से जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पेमेंट्स में हूँ, आरबीआई टिपिकली कहेगा ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम लोग, अगर आप डिक्लेयर कर दो, जैसे हमारी गोल्ड की स्कीम हुई थी, आप डिक्लेयर कर दीजिए आपके पास इतना है, आप टैक्स दे दीजिए, कहानी खत्म। विच इज आप स्टार्ट करें फ्रेश, मुझे लगता है फॉर मोनिका, ऑपरेटेड। आपकी ये बात सुनकर दर्शकों को थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, जो हमें सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसा आप कह रहे हैं ना, ये खबर आने के बाद सबको लग रहा है कि जो बिटकॉइन में डील कर रहे हैं या फिर जो क्रिप्टो हम्म। करेंसी में डील कर रहे हैं कि क्या करें, मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए काशिफ, इसलिए मैं एक बात ये भी समझना चाहूंगी क्रिप्टो करेंसी को लेकर। कहा जाता है माइनिंग में, एक क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में, अगर बिटकॉइन की बात कर ले या किसी की भी, कि इसमें जो एनर्जी लगती है, जो रिसोर्सेज लगते हैं, 15 महीने, अगर एक नॉर्मल घर की बात करें, जितनी बिजली खपत होगी उतनी खपत, क्या ये सही है बात? उतनी खपत देखिए लग जाती है एक देखिए कॉइन की माइनिंग में? देखिए, आप एक चीज को समझिए कि बिटकॉइन जो है, वो प्रोड्यूस कैसे होता है, राइट? यस। अगर बिटकॉइन की जो माइनिंग है एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो बिटकॉइन का नेटवर्क ऑपरेट करा जाता है। बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज है, उसे लोग मिलके चलाते हैं, और उसको मिलके चलाने का मतलब ये है कि लोग लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन आपस में मिलते हैं, और दुनिया भर से लोग इस नेटवर्क में जुड़ते हैं और अपने कंप्यूटर का रिसोर्स इसको देते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन अल्टीमेटली इंटरनेट पे चलता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब इस लेजर को चलाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए एक कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, राइट? तो वो कंप्यूटिंग पावर अगर मैं दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी से दूंगा, तो इसको चलाने के लिए एक कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। और क्योंकि अब दिन जब पहले ये एक लैपटॉप से ये नेटवर्क चल जाया करता था, माइनिंग जो थी वो लैपटॉप से पॉसिबल थी, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी इसके अंदर, तो अब इसके अंदर बड़े बड़े माइनर्स उतर गए, और इसको नेटवर्क को चलाने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अल्टीमेटली इससे ये प्रूव होता है कि बिटकॉइन कोई फ्री में पैदा नहीं हो रहा।
एक चीज को आप स्पेंड कर रहे हो, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। सो बेसिकली अगर आप देखो एनर्जी का, अगर आप कंसेप्ट देखो तो एनर्जी कैन नीदर बी प्रोड्यूस्ड और नॉर इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। सो वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ मॉनेटरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो एनर्जी का जो इसमें कंसेप्ट है वो रेलेवेंस ये है कि जब हम ये, कई लोगों को आप ये कहते सुनते होगे कि बिटकॉइन तो फ्री में कहीं हवा पे कोई पैदा हो रहा है। वो हवा में पैदा नहीं हो रहा। ये तो वही बात हो गई ये कहना कि गोल्ड फ्री में पैदा हो रहा है। तो आप कहो कि नहीं नहीं नहीं, गोल्ड के माइनर्स होते हैं, मेहनत लगती है गोल्ड को ग्राउंड से निकालने में लिए। इसीलिए बिटकॉइन को भी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज और माइनिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। और वो इलेक्ट्रिसिटी को वहां पे यूज करते हैं जहां पे, अगर मैं आपको बताऊं तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है 60-65% माइनिंग जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से यूज होती है। और आने वाले समय में आप देखोगे 100% एनर्जी जो बिटकॉइन के नेटवर्क में लगेगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लगेगी। वो अपने जो, क्योंकि जिसकी जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को इसमें प्रतिस्पर्धा वही जीतता है जो कम दामों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी को ले पाता है। तो लोग इसीलिए ऐसी ऐसी जगहों पे शिफ्ट होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। जैसे आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें काफी परसेंटेज जो है वो वेस्ट जाती है, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो तो ये बिटकॉइन कैसे के पता चलेगा कि आप वो जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का कंजप्शन अगर बढ़ जाएगा तो इसका भी तो असर देखने को मिलेगा। जी भारत जैसे देशों पर तो इसका भी असर देखने को मिलेगा काशिफ, कि आपकी जी एनर्जी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा कंज्यूम कहीं और हो रही है, तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ रूल्स होने ही राइट। चाहिए। काशिफ, इतना सब कुछ सही है, इतना सब कुछ अच्छा है और नई चीजें कह रहे हैं कि अडॉप्ट भी करनी चाहिए, तो फिर पीएम ने ऐसा क्यों कहा कि अगर क्रिप्टो करेंसी जो है गलत हाथों में पड़ जाए तो युवाओं का भविष्य खतरे में है? पहली बार पीएम ने क्रिप्टो करेंसी पर कहा और वो भी ये बातें। राइट। तो उन्होंने जिस पर्सपेक्टिव में ये बात करी तो उन्होंने दो बातें करी, उन्होंने इनफैक्ट तीन बातें करी। उन्होंने पहली बात ये करी कि डेमोक्रेटिक नेशंस को इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए और इस विषय पे जितनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए और आपस में कोलैबोरेटिव तरीके से जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो इमर्ज कर रही हैं उनके साथ उनके चैलेंजेस भी इमर्ज कर रहे हैं, उस पे आपस में मिलकर काम करना चाहिए। अगेन अ पॉजिटिव थिंग। सेकेंड थिंग ही सेड कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अगेन इज राइट, क्योंकि और उसको रोकने का जो सबसे बेटर तरीका है केवाईसी है कि जब जब भी आप कोई क्रिप्टो एक्सचेंज में डील करता है तो उसको केवाईसी के थ्रू उसे डील करना चाहिए। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब रेगुलेट करेंगे। अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे और लोग फिर कैश में डील करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस थिंग इज थ्रू केवाईसी मॉडल, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं जब भी कोई काम करता है तो केवाईसी के थ्रू करते हैं। तीसरा उन्होंने ये बात कही कि जब भी ये जो यूथ की स्पॉइल होने की बात बोली तो उनका ये कहने का पर्सपेक्टिव था कि यूथ जो है वो एम्बिशियस होता है और वो नए नए, उसके रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है। तो काफी सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो बेसलेस होते हैं या जिनका कोई फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता, राइट। 10,500 क्रिप्टो में से सारों के तो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे ना। तो इसीलिए पीएम हमारे वरिड हैं यूथ को लेके कि कहीं उनके उनके पैसे या उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कल को ना डूब जाए एंड दे माइट गेट ऐसे स्पॉइल्ड। जुए की तरह ना ले काशिफ, ये भी कह सकते हैं कि आप सोचेंगे कि क्रिप्टो की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो आप ऐसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देंगे जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग ना हो और फिर आपको मुंह की खानी पड़े, राइट? हाँ देखिए, जुआ इज आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। बिकॉज अगर वाकई गवर्नमेंट जुआ के लिए होती तो हमने फैंटेसी लीग्स की एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, फैंटेसी लीग कितना ग्रो कर रहा है। बाय द वे आईपीएल के दौरान फैंटेसी लीग के हम देख रहे हैं लोग, यंगस्टर्स कितना उसमें इन्वॉल्व है। मैं रादर इसको इस तरीके से बोलूंगा कि पीएम का जो विजन है वो ये है कि हम जो इसके अंदर कोई काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसके अंदर यूथ बिना अंडरस्टैंडिंग अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें उनके इंटरेस्ट को सेव गार्ड करना है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव लगा मुझे उनके, और इनफैक्ट काफी कम्युनिटी ने इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया उनके कमेंट्स को। मोनिका, निवेशकों पर क्या असर पड़ने वाला है और वो इस वक्त क्या करें? श्वेता, निवेशकों पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों ने सोचा कि बिटकॉइन और इथेरियम के थ्रू बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी बना पाएंगे और सबको अभी होड़ लगी हुई है कि बहुत सारा पैसा बनाना है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। दो चीज़ें हैं, मैं कल एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जितने ट्विटर स्पेसेस आजकल हो रहे हैं जहाँ बातचीत चल रही है सब स्टॉक मार्केट की हो रही है।
अगर इतने सारे निवेशक आए हैं स्टॉक मार्केट में सिर्फ पिछले साल में, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम सब लोगों को ये है कि हमें जल्दी पैसा बनाना है। स्टॉक मार्केट गिरता है तो क्या हो जाता है, आपने देखा है अभी पेटीएम के साथ क्या हुआ है। तो इसका एक इंडिकेशन ये है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हम किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास 2 कमेंट्स है बोलने के लिए। जब हम लोग फिएट करेंसी की बात करते हैं तो वो आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड रहती है। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर आज 1 रुपए खर्चा, तो मुझे, अगर मैंने एक नोट दिया है या मैंने कॉइन दिया है, तो मुझे उस 1 रुपए की वैल्यू मिलनी चाहिए। बिटकॉइन के केस में ऐसा कुछ हम समझ नहीं सकते। जो मैं अगर आज काशिफ को बोलूं कि काशिफ का कॉइन है, उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में है, तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है और मेरे स्टोरी के बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग काशिफ के कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स जैसे बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसीलिए जब इंडिया की, भारत की खुद की डिजिटल करेंसी निकलेगी, तो आपको समझना पड़ेगा कि उससे क्या होगा। चाइना इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अभी तक एक पायलट किया है और वो सक्सेसफुल हो रहा है। रीजन इज क्योंकि वहां पर चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो उसको बैक कर रही है। तो इंडिया में अगर सेंट्रल बैंक करती है तो बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे, और जो बैंक्स में लेन देन होता है पैसे का, वो डिजिटल करेंसी के थ्रू होगा। अब भारत के पास ये ऑप्शन है कि 1 रुपए मेरा जो है वो डिजिटल करेंसी में भी 1 ही रुपए माना जाएगा। अब क्वेश्चन है हाँ या ना। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब निवेशक ये सोचते हैं कि मैं 1 रुपए लगाऊंगा, मुझे 30 रुपए चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन अगर मैं 1 रुपए लगाऊं और मेरे को डिजिटल करेंसी में 1.5 रुपए वापस आ जाए क्योंकि हमने कैश नहीं यूज किया है, तो एक बहुत अच्छा यूज केस है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल फॉर्म्स और माध्यम होते हैं हमारे पास, ये माध्यम ऑपरेटिवली हमारे बैंक्स को बहुत पैसा बचाते हैं, लेकिन इनका खुद का भी एक कॉस्ट रहता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या अगर आप बिटकॉइन आपने खरीदा हुआ है, तो अभी के केस में, जैसे काशिफ ने कल बहुत सारे ट्विटर स्पेसेस में कहा है बार बार, कुछ मत करिए, क्योंकि आप पैसा जब वॉलेटाइल होता है तो ना हम मार्केट एंटर करते हैं ना हम मार्केट एग्जिट करते हैं। तो इसीलिए आप चुप, मतलब जहां है वहां बैठे रहिए। पहले लेट द गवर्नमेंट मेक इट स्टैंड वेरी क्लियर कि वो क्या करना चाहते हैं। और सेकेंड, जब इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है या गलत है। वो उनके लिए सही या गलत हो सकती है, आपके लिए सही और गलत कुछ और हो सकता है। तो प्लीज आप समझिए फंडामेंटली कि ये क्या है, उसके बाद आप निवेशक बनिए या आप चूज करिए कि नहीं मुझे बनना है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नमेंट के बारे में कहा है, तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है कि सबकी मदद करें और सबका ध्यान रखें। अगर कुछ बैड एक्टर्स इन द सिस्टम है और अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, एज इंडिया की तरह तो नहीं कर सकते क्योंकि ग्लोबल है ये। आप प्लीज समझिए, जो चीज इंडिया के मतलब ये अंदर कह होती है सकते उस हैं पर कि कंट्रोल मोनिका रहता को है। हमें बीट करना चाहिए कि बिल जो पेश होगा, जब वो कानून बने, तो उसमें क्या-क्या चीजें हैं उनको पहले हम समझ लें, उसके बाद क्या लगता है काशिफ, भविष्य इसका भारत में क्या होगा कानून आने के बाद? लगता है कि हम आगे इसको लेकर बढ़ेंगे? हाँ, तो देखिए बिल का कंटेंट तो किसी को नहीं पता कि बिल का किस तरह का से कंटेंट। अब जब बिल जब सो बिल का जब जब टेबल होगा उसके अंदर जो कंटेंट होगा, फिर हम इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर पाएंगे कि अच्छा अगर गवर्नमेंट ने सपोज कंप्लीट नेगेटिव स्टांस ले लिया तो ऑब्वियसली उसकी उसकी भी एक इम्प्लीकेशंस हैं। हम अपने यूथ को, अपनी कंट्री को एक जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो वेब 3 जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जैसे हम वेब 2 में हैं इस टाइम, अब जो आने वाला एरा है इंटरनेट का जो सक्सीड करेगा वो वेब 3 है, जो काफी डिसेंट्रलाइज होगा। तो क्या हम उससे अपने जो आईटी सेक्टर है या जो टैलेंट है उसको अगर हम वंचित रखते हैं, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा इस रेस में पीछे हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। और अगर ये हम इसको तब गवर्नमेंट पूरी तरह हम से बैन करती है इसको बैन कर देगी, नेगेटिव। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको अगर इस तरीके से एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर अगर इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर मशरूम होने दें, तो आई थिंक दैट स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी गिव अस अ लॉट ऑफ। द सेम थिंग काशिफ, जैसे हमने शेयर मार्केट में किया, हाँ, चीजों शेयर को मार्केट में रेगुलेट, एग्जैक्टली तो हमने उस इनफैक्ट तरीके की चीज। इनफैक्ट श्वेता, अगर आप देखो, हमने ये फिनटेक में किया, हमने रेजर पे को ग्रो होने यस, दिया, हमने हमने ज़ीरोधा को ग्रो होने दिया, हमने ग्रो एप्स, हमने देखा कि जब हमने फिनटेक को बैंकिंग में आने दिया तो किस तरीके से हमारा फिनटेक रेवोल्यूशनाइज हो गया है, इजी हो गया है। तो पहले मतलब बैंक अकाउंट। उम्मीद ये है काशिफ, आपकी बातों से यही लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो बिल आएगी उसमें कहीं ना कहीं रेगुलराइजेशन की बात होगी, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें पूरी तरीके से कंप्लीट बैन नहीं होगा। आपका टेक यही है? मुझे देखिए, मुझे अपने सरकार पे पूरा भरोसा है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया ने ये प्रूव करके दिखाया कि डिजिटल पेमेंट्स में
इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है। यूपीआई, रूपे, ये ऐसी इन्वेंशंस हैं जिनको यूएस के अंदर केस स्टडी की तरह देखा जा रहा है कि यार इंडिया ने करा तो करा कैसे। तो मुझे पता नहीं, एक अंदर से गट फीलिंग है। कि आपको ये लग रहा है कि भारत सरकार इसको बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट बैन नहीं कंप्लीट करेगी बैन और नहीं करेगी, ये मेरी गट फीलिंग है, बिकॉज मुझे ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट ने अभी तक वो करके दिखाया है पास्ट में, डिजिटल मोनिका को पेमेंट। भी यही लग रहा है। चलिए उम्मीद यही करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शीतकालीन सत्र में जब बिल पेश होगा तो इस बिल में क्या कुछ होता है, क्या खाका तैयार होता है और उसके बाद भविष्य क्रिप्टो करेंसी की भारत में क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ और मोनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।